हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पीएच क्लासेस पर, जिस पर आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे कक्षा 12 विषय रसायन विज्ञान के उन महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चनों को जिनके बोर्ड एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा आने के चांसेस हैं, अर्थात जो ज़्यादातर एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं। तो स्टूडेंट, मैंने केवल इस वीडियो लेक्चर में उन्हीं क्वेश्चनों को अटेंड किया है जिनके बोर्ड एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा आने के चांसेस हैं। और ये आपको विश्वास दिलाता हूँ स्टूडेंट कि अगर ये मैंने आपको 16 क्वेश्चन यहाँ पे स्क्रीन पर लिखे हैं, अगर आप इसकी तैयारी कर लेते हैं, ठीक है, तो आपका एक भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन मिस नहीं हो पाएगा स्टूडेंट। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं अपने वीडियो लेक्चर को। तो स्टूडेंट देखिए, पहला सवाल है आपका, NaCl क्रिस्टल में आयन Na+ आयन यानी सोडियम धनायन के चारों ओर आयन Cl आयन है, यानी कहा गया इसके अंदर, बात को समझें, NaCl क्रिस्टल में Na+ यानी सोडियम आयन के चारों ओर Cl आयन की संख्या होती है कितनी? 3, 8, 4 या 6। तो देखिए मैंने इसको समझाने का प्रयास किया है, ध्यान से देखें इधर को। देखिए ये मैंने NaCl का एक क्रिस्टल बनाया है, ठीक है, जिसमें Na क्या है, इसका सेंटर में क्या है, वो Na+ है, Na+। अब इसके साइडों में चारों ओर को आप देख रहे होंगे स्टूडेंट, ठीक है, ये क्या है, Cl- है, क्या बेटा, Cl-। तो आप एक देखिए, एक Na कितने Cl से घिरा होता है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, यानी 6 Cl से घिरा हुआ है। तो इसके लिए जो Cl आयन की जो संख्या होगी वो कितनी होगी बेटा? 6 होगी, अर्थात आपका जो डी ऑप्शन है बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, यानी NaCl क्रिस्टल में Na+ आयन के चारों ओर Cl आयन कितने होते हैं बेटा? 6 होते हैं, जैसे कि मैंने देखिए आपको ये स्क्रीन पे ही समझाया भी स्टूडेंट। ठीक है, अच्छा चलिए देखते हैं आगे आपके दूसरे सवाल को। दूसरा सवाल ये है बेटा, घनीय क्रिस्टलों में यानी क्यूबिक सेलों में अक्षीय दूरियों को बेटा है कभी कभी कोर के नाम से भी सवाल पूछा गया है ना। अक्षीय दूरियों को कहते हैं बेटा कोर। ठीक है, उनमें क्या रिलेशन होता है? A = B = C या A = B ≠ C, A ≠ B ≠ C, अल्फा बीटा गामा। तो यहाँ पर तो इसका तो चांसेस ही नहीं है, ये तो इनके बीच का एंगल है, यानी ये तो एक कोष्ठिका के बीच का एंगल है, तो एंगल से तो मतलब नहीं। उसने कहा अक्षीय दूरियां, यानी हमें कोर की बात करनी है, केवल और केवल कोर की बात करनी है स्टूडेंट। ठीक है, तो देखिए मैंने इस सवाल को समझाने का प्रयास किया है इसके माध्यम से, यहाँ पर समझे इसको। ठीक है, देखिए मैंने एक क्यूबिक सेल बनाया है, ठीक, क्यूबिक सेल मैंने बनाया है, यानी एक सरल घनीय कोष्ठिका बनाई है। अब देखिए इसमें क्या होता है, ये जैसे कि आप देखिए, आपने देखा लूडो जो देखा होगा, लूडो का जो गोटा होता है बेटा, वो एक क्या होता है, क्यूब होता है, वो क्या होता है, क्यूब। उसके अंदर जितनी इसकी लेंथ होती है उतनी इसकी हाइट होती है, उतनी इसकी ब्रेथ होती है, यानी इसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई आपस में बराबर होती हैं। तो यही क्या कहा है इसने, क्या कहा, घनीय। अब घन के लिए मैंने होता है जो आपका लूडो वाला गोटा होता है घन होता है, उसमें इसकी जो तीनों लंबाई चौड़ाई ऊंचाई आपस में क्या होती है, बराबर होती हैं। यानी इसके अंदर अगर इसको मैं लेंथ कहूँ A, ये ब्रेथ कहूँ V यानी चौड़ाई, और इसकी जो हाइट है यानी ये, ठीक है, यानी C, तीन आपस में क्या होती है, बराबर होती है। यानी ये आपका L का मान है, ये आपकी चौड़ाई का मान है, यानी B का मान कहते हैं, ब्रेथ कहते हैं इसको, और ये आपका H का मान है। ठीक है, तो ऐसा समझ लीजिए, कैपिटल बना देता हूँ। तो देखिए यहाँ पे LBC यानी LBH यानी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई आपस में क्या होती है बेटा, बराबर होती हैं। यानी कहने का मतलब ये इसका ऑप्शन A = B = C। ठीक है, यानी सरल घनीय सेल में क्या होता है बेटा, जितनी इसकी लंबाई होती है उतनी इसकी चौड़ाई होती है, उतनी उसकी क्या होती है, ऊंचाई होती है। यानी इसका जो A वाला ऑप्शन है बिल्कुल राइट है स्टूडेंट। ठीक है, चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है आशुद्ध का मीनिंग होता है बेटा शुद्ध। ठीक है, शुद्ध जल की मोलरता पूछी है, याद रखें ये काफी बार एग्जाम में पूछा गया सवाल है। शुद्ध जल की मोलरता होती है बेटा आपकी 55.56, यानी इसका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। नोट कर लीजिए इसको, शुद्ध जल की जो मोलरता होती है, ठीक है, वो कितनी होती है, 55.56 मोल के इक्वल होती है। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको याद रख लें, 55.56, बार मैं इस चीज को रिपीट कर रहा हूँ। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में किसका प्रसारण दाब अधिक होगा? निम्न में किसका प्रसारण दाब अधिक होगा? ठीक है, देखिए आपने सेकंड चैप्टर से लिया गया, इसका नाम है बिलियन। तो बिलियन चैप्टर में आपने एक टॉपिक पढ़ा होगा, बिलियन के अणुसंख्या गुणधर्म, ठीक है, जिसके अंदर क्या था, प्रसारण दाब भी आता है। ठीक है, और प्रसारण दाब क्या होता है बेटा, ये बिलियन के जो आयन जब किसी, जैसे मान लीजिए मैं नमक की बात करता हूँ, जैसे ऑप्शन दिया NaCl, क्या दिया बेटा, NaCl। जब NaCl को ब्रेक करते हैं तो क्या होता है बेटा, ये Na+ होता है, और ये क्या होता है आपका Cl- होता है। यानी जब ये आपकी ये किसी वाटर के अंदर डिजोल्व होता है तो इसके अंदर मुझे 2 आयन प्राप्त होते हैं, एक तो Cl+ होता है, सॉरी Na+ होता है, एक क्या होता है Cl-, यानी मुझे 2 आयन प्राप्त होते हैं।
इसी प्रकार से हमें ये देखना है कि इसके यहाँ पे जो 4 यौगिक लिखे हैं इनमें सबसे ज़्यादा आयन किसके अंदर आएंगे, आयन किसके अंदर, क्योंकि प्रश्न दावा जो होगा उनकी अणुसंख्या गुणधर्म के क्या होता है बेटा, समानुपाती होता है, यानी आयनों की संख्या के समानुपाती होगा। तो इसके अंदर बेटा मुझे 2 आयन मिलेंगे, कितने मिलेंगे, 2 आयन। इसके अंदर बेटा मुझे 5 आयन मिलेंगे, 3 अमोनियम से मिलेंगे क्योंकि NH4+ होता है, आपने पढ़ा होगा NH4+, NH4 क्या होता है, प्लस होता है, और ये इसका होल थ्राइज है, तो 3 यहाँ आगे लगाऊंगा तो मुझे 3 यहाँ तो 3 धनायन मिलेंगे, और PO4 यानी तो -2 होता है, तो कुल मिला के यहाँ तो मुझे 5 यहाँ पे क्या मिलेंगे बेटा, आयन मिलेंगे। तो 3 मिलेंगे यहाँ से और 2 मिलेंगे यहाँ से, यानी 5 आयन मुझे मिल जाएंगे, है ना। और इसमें मिलेंगे आपके 2, इसमें मिलेंगे Ba से, और Cl2 से मिलेंगे 2, तो 4 हो जाएंगे। और यहाँ पे क्या रहेगा आपके 2 और 2 4 यहाँ पे, लेकिन सबसे ज़्यादा जो धनायन आएंगे वो कहाँ आएंगे बेटा, इसमें आएंगे, यानी प्रथम दाब किसका ज़्यादा होगा, वो आपका होगा अमोनियम फास्फेट का। किसका होगा बेटा, अमोनियम फास्फेट का, यानी इसके अंदर जो मुझे आयनों संख्या सबसे ज्यादा प्राप्त होगी। ठीक है, तो याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट वाली, ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। निम्न में से किसका प्रथम दाब होगा, तो याद रखना किसका होगा बेटा, NH4 का होल थ्राइज इंटू PO4, यानी अमोनियम फास्फेट बोलते हैं इसको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, संक्षारण से बचाने के लिए, संक्षारण का मीनिंग होता है बेटा जंग, जंग से बचाने के लिए। ठीक है, बचाने के लिए आयरन के ऊपर, आयरन मतलब लोहे के ऊपर, लोहे पर की जाने वाली टिकाऊ धातु प्लेटिंग क्या है, धातु प्लेटिंग का मतलब होता है उसे पॉलिश चढ़ाना, उस पर एक प्रकार का पॉलिश चढ़ाना, यानी उस पर जंग ना लगे। ठीक है, तो याद रखना इसका सबसे अच्छा ऑप्शन होता है, इसकी जो प्लेटिंग होती है वो SN प्लेटिंग, SN प्लेटिंग। ठीक है, यानी लोहे को बचाने के लिए, जंग से बचाने के लिए, संक्षारण से बचाने, संक्षारित होने से बचाने के लिए किसकी प्लेटिंग की जाती है बेटा, वो SN। SN मतलब क्या बेटा, टिन, जिसको और बोलो तो मैं स्टील। ठीक है, तो इस चीज़ को याद रखना, ये भी काफी बार एग्जाम में पूछा गया है। तो लोहे को संचारित होने से बचाने के लिए SN मतलब टिन की प्लेटिंग की जाती है। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कहा है प्रथम कोटि की अभिक्रिया के 50% पूरा होने में लगा समय होता है। बात को समझे, कोई फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, ठीक है, और वो क्या हुई, रिएक्शन क्या चाहिए, हाफ, यानी 50% वाला, यानी आधी अभिक्रिया हो गई है। ठीक है, तो उसका जो अर्धायु काल होता है वो कितना होता है, देखिए उसका रिलेशन होता है कि ये इतने का हाफ, 1.1 गुना हाफ, 2.2 गुना हाफ, यानी टी हाफ बोल रहा हूँ, कहने मतलब मेरा ये है कि 3.3 गुना, यानी इसका ये वाला ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया सवाल है ये। ठीक है, तो याद रखें कौन सा ऑप्शन ठीक होगा इसका, 1/टी हाफ 1/3.3 गुना। ठीक है, एक बार फिर सुन लें, क्या कौन सा ऑप्शन ठीक है इसका, सी ऑप्शन ठीक है, टी हाफ का 3.3 गुना, टी हाफ का 3.3 गुना। ठीक है स्टैंड। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की इकाई, बहुत ही ज्यादा पूछा जा रहा है सवाल। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक होती है सेकंड इनवर्स, क्या होती है बेटा, सेकंड इनवर्स, यानी इसका जो ए वाला ऑप्शन है बिल्कुल राइट है। ठीक है, आयोग को समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कोहरा किस प्रकार का कोलाइडी निकाय है, कोहरा किस प्रकार का कोलाइडी निकाय है। देखिए कोहरा किस प्रकार कोलाइडी निकाय है, याद रखें ये भी काफी बार पूछा गया सवाल है। ये है आपका द्रव में गैस, द्रव में गैस। ठीक है, यानी जब वाटर के अंदर जो ओस होती है सुबह के टाइम में, सर्दी वाले मौसम में, तो उसके अंदर एयर डिजोल्व हो जाती है, एयर उसके अंदर घुल जाती है। ठीक है, तो वो क्या बन जाता है, कोहरे का रूप ले लेता है। तो याद रखेंगे ये काफी बार पूछा गया सवाल है, कोहरा किस रूप का कोलाइडी निकाय है, तो याद रखेंगे किसका, द्रव में गैस। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्लोरीन का प्रबलतम ऑक्सी अम्ल क्या है, बहुत ही ज्यादा पूछा गया सवाल क्या है, क्लोरीन का प्रबलतम ऑक्सी अम्ल होता है बेटा HClO4, HClO4 याद रखना इसको। ठीक है, तो याद रखना बहुत ज्यादा पूछने वाले, आपको समझ में आ गया। क्लोरीन का प्रबल ऑक्सीकारक अम्ल क्या होता है बेटा, प्रबलतम ऑक्सी अम्ल होता है HClO4 होता है। ठीक है, चलिए आयोग को ये क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे स्टूडेंट। अगर वीडियो आपको समझ में आ रहा है स्टूडेंट, ठीक है, और क्वेश्चन आपको अच्छे लग रहे हैं तो आप प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। चलिए अब क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए ये दिया आपको टेट्रा एक्वा क्लोराइड, क्लोरो है ना, और क्रोमियम। तो इसमें जो पूछी गई है संयोजकता पूछी गई है किसकी, CR की संयोजकता पूछी गई है, CR की संयोजकता पूछी गई है। तो याद रखना इसमें जो CR की संयोजकता होगी बेटा वो कितनी होगी, 5 होगी। ठीक है, जब मैं ये लेसन पढ़ाऊंगा तो आपको बताऊंगा कि कैसे देखा जाता है। ठीक है, तो संयोजकता कितनी आएगी बेटा, 5 आएगी। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रंगीन आयन का निर्माण संभव है जब यौगिक में हो, बात को समझे, रंगीन आयन का निर्माण संभव है जब यौगिक में हो। ठीक है, इसके लिए आंसर ये होता है बेटा जब डी कोष में क्या होता है बेटा, आयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो, क्या हो, आयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो।
ठीक है, तब किसका निर्माण होता है, रंगीन आयन का निर्माण होता है। लेकिन इनमें कुछ भी ऐसा ऑप्शन नहीं है, डी तो इसके अंदर आया नहीं है डी ऑफकोर्स, ठीक है, तो यानी इसके अंदर कोई भी ऑप्शन नहीं है, तो यानी आज का आंसर होगा डी, यानी इसके अंदर कोई नहीं है, ठीक है। रंगीन आयन का मतलब ये होता है बेटा जिसके डी ऑफकोर्स में होते हैं बेटा आयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। इसके अंदर डी ऑफकोर्स कहा नहीं गया, इनमें क्या आयुग्मित भी कहा और युग्मित भी कहा, लेकिन ऑफकोर्स का नाम नहीं लिया है, ठीक है, इसलिए इसका ऑप्शन कौन सा ठीक होगा, कोई नहीं वाला ऑप्शन, यानी इसका नॉन ऑफ दिस ठीक रहेगा। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्न में लैंथेनाइट तत्व है, लैंथेनाइट तत्व है, इसके अंदर केवल एक ही तत्व वो है सीजियम, क्या बेटा, सीजियम का भी बात पूछा गया सवाल है, ठीक है। निम्न में लैंथेनाइट तत्व कौन सा है बेटा, सीजियम यानी Ce, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पृथ्वी चुंबकीय आयन कौन सा है, यानी Cu+ है, Fe2+ है, Ni2+ है और Zn2+ है, ठीक है। इसका तो राइट ऑप्शन क्या है बेटा, Zn2+ है। देखिए मैं इसको अभी बता रहा हूँ कि किसको कैसे देखा जाएगा, यानी पृथ्वी चुंबकीय आयन का मतलब होता है कि उसके अंदर कोई किसी भी कोष में आयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होता, आयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होता, ठीक है। चलिए मैं इसको समझा रहा हूँ, देखिए कैसे मैंने ये लगाया है, Zn2+ कैसे लगा रहा हूँ मैं, बात को समझे, देखिए समझा रहा हूँ इस क्वेश्चन को कैसे इसको देखा जाएगा कि ये पृथ्वी चुंबकीय है ना। तो इसके अंदर एक भी लोन पेयर यानी आयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होता, यानी Zn2+, देखिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर Zn, ठीक है। Zn का नंबर कितना होता है, 30 नंबर पता है, कितने पता है, 30 पे आता है, लेकिन 2 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी ही त्याग चुका है। जब 2 इलेक्ट्रॉन त्याग चुका है यानी 2+ हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना रह जाएगा आपका 28 रह जाएगा बेटा, कितना रह जाएगा 28, यानी मुझे 28 का क्या करना है बेटा आपको, मुझे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना है, क्या करना है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। कैसे करते हैं देखिए, अभाव के अनुसार 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 और ये 4s2 और 3d10, 3d10। अब देखिए S के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन पूरे हैं, S के अंदर 2 पूरे, P के अंदर मैक्सिमम 6 होते हैं बिल्कुल पूरे, P के अंदर 6 बिल्कुल पूरे और D के अंदर कहते हैं मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं बेटा, 10 ही होते हैं, ठीक है। तो आपने देखा इसके सारे जो कोष पूर्ण रूप से भरे हुए हैं, और जब पूर्ण रूप से भरे हुए हैं तो यही कारण है कि क्या है बेटा, एक पृथ्वी चुंबकीय आयन है। जबकि इनको किसी को आपका सेल करके देखें, किसी में कोई ना कोई इलेक्ट्रॉन आयुग्मित जरूरी ही रह जाएगा, ठीक है। तो पृथ्वी चुंबकीय कंडीशन क्या होती है, उसके अंदर सभी कोष होते हैं पूर्ण रूप से भरे होते हैं, ठीक है। इसको गिन के देख सकते हैं, 28 है, गिनिए 2 और 2 4 और 6 10 और 2 12 और 6 18 और 2 20, सॉरी देखिए कितना हुआ 28 है ना, तो 2 और 2 कितना होगा 4 और 6 10, 10 और 2 12, 12 और 4 16, 16 और 2 18, 18 और 10 28, बिल्कुल राइट है, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, निम्न में कौन सा अधिशोषण पर लागू नहीं होता है। अधिशोषण कब क्या होता है बेटा, जब हम किसी ठोस पदार्थ को किसी द्रव या गैस के संपर्क में रखते हैं, तो पदार्थ का होता है उसकी सतह पर या फिर उसके स्थूल में, है ना। तो स्थूल वाली बात तो घटना अलग है, लेकिन जो उसकी पदार्थ की सतह पर रह जाएगा, ठीक है, उस घटना को क्या बोलते हैं, अधिशोषण बोलते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास कोई इंक है, ठीक है, इंक में आपने चौक को डुबो दिया, और जब चौक डुबाएंगे तो चौक की जो सतह हो जाएगी बेटा वो क्या जाएगी, इंक की कलर की हो जाएगी। अगर इंक आपकी ब्लैक है तो ब्लैक कलर की सतह हो जाएगी उसकी चौक की, और वो अगर ब्लू हो तो उसकी सतह ब्लू हो जाएगी। ऐसे में क्या होता है कि उसकी उसमें कुछ क्या हो जाती है बेटा, कम हो जाती है। लेकिन इसमें जो सबसे सब ऑप्शन ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, लेकिन इनने कहा लागू नहीं होता है, तो याद रखना कभी भी उसकी उसमें बढ़ती नहीं, उसमें घटती है, ठीक है। तो यानी कि डेल्टा H इज ग्रेटर देन 0, ये मान इसका लिए क्या है, लागू नहीं है। जबकि आपकी गिब्स ऊर्जा है और ये एंट्रोपी है और वो उसकी ऊष्मा है। बाकी 3 ऑप्शन ठीक है, लेकिन ये ऑप्शन बिल्कुल गलत था, इसलिए ये चीज़ पे लागू नहीं होगी, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, H2SO4 के उत्पादन में H2SO4 शांत सल्फ्यूरिक अम्ल के उत्पादन में प्रयुक्त उत्प्रेरक होता है डाई वेनेडियम पेंटाऑक्साइड। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ना, डाई वेनेडियम पेंटाऑक्साइड। जब H2SO4 का निर्माण किया जाता है स्टैंड, तो उत्प्रेरक के रूप में कौन यूज होता है, डाई वेनेडियम पेंटाऑक्साइड यूज होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अच्छे चालक विलयन में, अच्छे चालक विलयन यानी जिस विलयन के अंदर करंट तेजी से फ्लो कराया जा सके, ठीक है, तो वाले पदार्थ होते हैं, कौन से पदार्थ होते हैं बेटा, वो होते हैं प्रबल एसिड होते हैं, यानी प्रबल वैद्युत अपघटक होते हैं, प्रबल वैद्युत अपघटक, ठीक है। यानी ये प्रबल वैद्युत अपघटक क्या होते हैं बेटा, जो अपना जब किसी विलयन ये घुलते हैं तो पूर्ण रूप से आयनों में क्या होते हैं बेटा, वियोजित हो जाते हैं। दुर्बल वैद्युत अपघटक क्या होते हैं, ये पूर्ण रूप से वियोजित नहीं होते हैं, ठीक है। तो याद रखना
अच्छे चालक तो विलयन वाले पदार्थ होते हैं, प्रबल वैद्युत अपघट है, यानी ये पूर्ण रूप से आयनों में टूट जाते हैं। ठीक है, तो आई होप कि ये क्वेश्चन बेटा आपको समझ में आए होंगे स्टैंड, और ये बेटा वो क्वेश्चन है जो जिनके बोर्ड एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा आने के चांसेस रहते हैं। आई होप कि क्वेश्चन आपको सारे समझ में आए होंगे। प्लीज़ अगर वीडियो आपको समझ में आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।